हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 जून 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों, आज अंतिम अवसर है। आज 30 जून है। कल से 1 जुलाई स्टार्ट हो जाएगा और फिर कल से इसके टेक्स्ट बुक के पासेस के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। आज अगर आप लेते हो तो लाइफ टाइम का पास आपको 599 में, और कल अगर आप लोगे यही चीज तो आपको मिलेगा 699 में। वहीं 18 महीने का पास मिलेगा आपको 399 में, और कल से ये मिलेगा 499 में। तो आज आखिरी अवसर है, अंतिम मौका है। आपको क्या करना है, परचेज करते समय कूपन कोड में एंटर करना है MJT। आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो यूज द कोड MJT एंड गेट डिस्काउंट। आप टेक्स्ट बुक पर 540 प्लस एग्जाम्स के दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज वगैरह सब अनलॉक कर सकते हो, और आप 41,000 से ज्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। तो ग्रुप डी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपीटी वगैरह जो भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, सबका यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। MJT कूपन कोड यूज करना मत भूलना। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं भूल न जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। अभी हाल ही में गोवा में दोस्तों साओ जोआओ महोत्सव मनाया गया। टाटा पावर ने पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की। कहां पर? केरल में इसने शुरू की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत में सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो होगा वो केरल में होगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक अभी 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया था उत्तराखंड के लिए। जोमैटो ने दोस्तों ब्लिंकिट का अधिग्रहण कर लिया है, ब्लिंकिट का एक्विजिशन कर लिया है, जो कि ब्लिंक कॉमर्स के नाम से जानी जाती है, या फिर इसका पुराना नाम ग्रोफर्स लिमिटेड था। बेंगलुरु में अभी वन हेल्थ अप्रोच शुरू किया गया है। और नासा ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्यिक स्पोर्ट का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। नासा की यूएसए के बाहर कोई भी पहली ये कॉमर्शियल सैटेलाइट थी। SM कृष्णा, प्रकाश पादुकोण और नारायण मूर्ति, इन तीनों को दोस्तों कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड इसी बार से शुरू किया गया है। खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत चुकी हैं। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश हैं। शेखर धनलक्ष्मी 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक बन गई हैं। इन्होंने 22.89 सेकंड में ये पूरा किया है अपना 200 मीटर का रेस। किस पुरस्कार से सम्मानित? यहाँ पर देख पाएंगे कौन से पुरस्कार से सम्मानित। सार्वजनिक उपक्रमों के जनक जो कहे जाते थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, इनका निधन हुआ है। ये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यानी कि भारत के 3 के 3 जो पद्म पुरस्कार होते हैं, सभी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी। ये भारत में PSUs के जनक कहे जाते थे, फादर ऑफ PSUs। ओके, इसके अलावा सेल, गेल और भेल यानी BHEL, इन सबके चेयरमैन भी रह चुके थे। मारुति सुजुकी के भी अध्यक्ष रह चुके थे। तो इनका निधन हो गया। तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। तो कल के दिन का आपने किया रिवीजन। अब बारी है आज के दिन की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सा दिवस 29 जून को मनाया जाता है? तो 29 जून को दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो देश में अपने भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि PC महान लुम्बिस जी की याद में मनाया जाता है। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है इसी दिन। तो उपरोक्त दोनों दिवस आपका सही होगा। बाकी विश्व MSME दिवस ये अभी 27 जून को मनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो फिलहाल नेशनल स्टैटिस्टिक डे की पहले बात करेंगे। तो ये PC महान लनुबिस जी के बर्थ एनिवर्सरी पर यह सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में, नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में। ठीक है, भारत में स्टैटिस्टिक के जनक ये कहे जाते हैं। तो पहली बार 29 जून 2007 में ये मनाया गया था भारत के महान सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महान लनुबिस जी की याद में। इस बार की थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 2022 की। और 2021 में अगर बात करें तो भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण प्राप्त करना, सतत कृषि को बढ़ावा देना, ये था। अगला एक और दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। तो ये भी 29 जून को ही मनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को, या कहें कि उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 29 जून को अप्रूव किया गया था ये। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा
वर्ल्ड भर में ये ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रॉपिक डे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। शुरुआत कब से हुई? 2014 से हुई। 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग के बाद ये शुरू की गई थी। स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट आई थी इसको लेकर के, और उसके बाद ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। कब से? 2016 से ये शुरुआत हो गई फाइनली। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं सभी है। आज 30 जून है, आखिरी दिन है, तो आज हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। इसकी थीम डेयरी नेट जीरो था। थीम याद रखते चलना, छोटी थीम हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को वर्ल्ड पर्यावरण, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया। इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। क्या थी? ओनली वन अर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। 6 जून को यूनाइटेड नेशन का रशियन लैंग्वेज डे 2010 में शुरुआत हुई। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे या कहीं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसकी थीम थी इस बार सेफ फूड बेटर हेल्थ। ये भी थीम छोटी है, ये भी इंपॉर्टेंट, सेफ फूड बेटर हेल्थ। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ये है इस बार की थीम इसकी। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया। 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया, वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। इसकी थीम इस बार थी टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, ये थी इस बार की थीम। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसकी थीम आपको याद रखना है, थीम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, इसके बाद 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया गया, म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी थीम पूछी जा सकती है आपसे। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। और 23 जून को ही राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया गया। और अब 29 जून को दोस्तों, 29 जून को क्या मनाया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस और राष्ट्रीय स्टैटिस्टिक डे। क्लियर है? अगला, मुकेश अंबानी के इस्तीफे के बाद जियो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो मुकेश अंबानी ने दोस्तों जियो इन्फोकॉम से इस्तीफा दे दिया है और अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को जिम्मेदारियां इसके सौंप दी है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, RIL चेयरमैन यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो हैं ये स्टेप डाउन किए फ्रॉम बोर्ड ऑफ रिलायंस जियो। ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के पद से नहीं हटे हैं, रिलायंस जियो जो है उससे हटे हुए हैं, ठीक है ना। तो जियो इन्फोकॉम जो रिलायंस की ही एक यूनिट है समझ लो एक प्रकार से, तो इससे ये हटे हैं चेयरमैन के पद से। 27 तारीख को इन्होंने इस्तीफा दिया और अब आकाश अंबानी जो कि इनके एल्डेस्ट सन है, इनको ये जिम्मेदारी सौंप दी है इन्होंने। क्लियर है? तो 27 जून को इस्तीफा देने के बाद इन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। 2007 में सबसे पहले रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से इसे रजिस्टर कराया गया था, इस कंपनी को, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में पंजीकृत कराया गया था। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने, अच्छा थोड़ा सा अंबानी जी के बारे में बता ही देता हूं मैं। मुकेश अंबानी, देखो अगर आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज पूछा जाए तो मुकेश अंबानी उसके चेयरमैन है। रिलायंस कम्युनिकेशन पूछा जाए तो आप अनिल अंबानी का नाम बताएंगे। रिलायंस फाउंडेशन पूछा जाए तब आप बताएंगे नीता अंबानी का नाम, ठीक है। रिलायंस फाउंडेशन जो है वो नीता अंबानी के अंतर्गत है। और अब जियो, रिलायंस जियो पूछा जाएगा तो आप आकाश अंबानी बताएंगे। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर स्वदेश निर्मित ATGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलता परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में भारतीय थल सेना ने यानी इंडियन आर्मी ने DRDO के साथ मिलकर के एक स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, DRDO इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट इंजीनियसली डेवलप एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इन्होंने किया है परीक्षण सक्सेसफुली, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कहां पर? अहमदनगर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पास में अहमदनगर में KK रेंज में इन्होंने किया हुआ है इसका परीक्षण। क्लियर? अगर हम लोग DRDO के बारे में बात करें तो स्थापना 1958 में हुई थी और डेट कौन सी थी? 1 जनवरी, इसलिए 1 जनवरी को हम लोग DRDO स्थापना दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी। ओके, यहाँ पर आप DRDO के बारे में सेम चीजें जान पाएंगे। मोटो याद रख लीजिएगा, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, यानी बलस्य मूलम विज्ञानम, ये है इसका मोटो, याद रखेंगे आप। अगला, हाल ही में कहां पर G7 बैठक का आयोजन किया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G7 की समिट कहां पर इस बार आयोजित करी गई? तो ये दोस्तों जर्मनी में आयोजित हुआ।
जर्मनी में आयोजित हुआ G7 की बैठक, G7 की मीटिंग, और पीएम मोदी जी भी वहां पर गए हुए थे, उनको भी इनवाइट किया गया था। हालांकि G7 के मेंबर नहीं है दोस्तों इंडिया, लेकिन फिर भी इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है आज के टाइम पर, इस वजह से इनको भी वहां पर एज ए ऑब्जर्वर इनवाइट किया गया था। क्लियर है। अब देखो G7 जो है इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पहले तो इसको आप समझो। G7 जो है इसमें कनाडा, अमेरिका, ये आप ले लो, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कनाडा और अमेरिका। यूरोपियन कॉन्टिनेंट से दोस्तों यहां से 4 देश हैं, कौन कौन है, यहां से है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इसके अलावा इटली। ठीक है, 4 देश ये ले लिए आप, 2 देश ये ले लिए, और एक देश है जापान, जापान भी इसका मेंबर है। तो यहां पर ये 7 देश हुए और इन 7 देशों के समूह को कहा जाता है G7। क्लियर है। एशिया से जापान और यूरोप से ये 4 कंट्रीज मैंने आपको बताया, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी, और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कनाडा और यूएसए। क्लियर है। पहले 8 हुआ करता था, एशिया से रसिया भी था, लेकिन रसिया को 2014 में हटा दिया गया, क्योंकि रसिया ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जो कि यूक्रेन वाला हिस्सा था, तो तब से इसको बाहर कर दिया गया था। तब G8 हुआ करता था और इसको उसके बाद से G7 कहा जाने लगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो अब यहाँ पर G7 के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर आप सेम चीजें देख पाओगे। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि G7 की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी, और इस बार का ये 48वां समिट था। कौन सा था? 48वां समिट। 47वां समिट अगर पूछा जाए कहां पर हुआ था, तो आप बताएंगे यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यानी यूके में हुआ था। ठीक है, यूके के कार्निवाल में हुआ था, इस बार जर्मनी में हुआ है। क्लियर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात हुई दोस्तों, और इस पर कल जय गोपाल सर ने दोस्तों वीडियो भी दिया था आप लोग को, तो फिर उस वीडियो को भी आपने देखा। उसमें चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको समझ में आया होगा, नहीं देखे हो तो जरूर देखो। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर बहुत भारी बहस चली, और इसके काउंटर में 600 बिलियन डॉलर दोस्तों यूएसए ने कहा कि हम लोग को 600 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी, हम लोग को इतना कलेक्ट करना चाहिए जिससे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या कहें जिसे BRI स्कीम है, इसको काउंटर किया जा सके। क्लियर है। तो ये चीजें चल रही हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। फिलहाल जर्मनी इस बार आयोजित करा रहा है, तो जर्मनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैप में है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आप बड़े बड़े देशों को अगर देखोगे, नजर डालोगे, तो यहाँ पर फ्रांस है और जर्मनी, ये बड़े बड़े देश हैं। देखिए, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सब बड़े बड़े देश हैं। तो जर्मनी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है। जर्मनी में है बर्लिन है, यहाँ उसकी राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, बर्लिन जो है ये जर्मनी की कैपिटल है। यहीं पर आपको बेल्जियम दिख जाएगा, ब्रुसेल्स, जहां पर नाटो का हेडक्वार्टर है। तो फिलहाल जर्मनी में ये मीटिंग आयोजित करी गई। अच्छा, जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? वो है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, लेकिन यहाँ पर पावर होती है चांसलर के हाथों में। चांसलर है यहाँ के ओलाफ स्कॉल्स। कौन है? ओलाफ स्कॉल्स है यहाँ के चांसलर। यहाँ की करेंसी यूरो होती है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय अंबुबाची मेले का आयोजन हुआ? तो 4 दिवसीय अंबुबाची मेला दोस्तों ये अभी हाल ही में आयोजित किया गया। कहां पर? असम में। असम के गुवाहाटी में अंबुबाची मेला विश्व प्रसिद्ध मेला होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा फेमस होता है। ये गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित कराया जाता है अंबुबाची मेला। ठीक है ना। तो कामाख्या मंदिर भी दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है गुवाहाटी का। तो वहीं पर 4 दिवसीय ये अंबुबाची मेला आयोजित कराया गया। ये जून महीने के मध्य में आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। इस बार 22 जून से 26 जून के बीच में आयोजित हुआ। तो यहाँ पर अंबुबाची मेला जो है ये तांत्रिक प्रजनन उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, अमोती भी कहते हैं इसे। क्लियर है। अब कुछ और प्रमुख महोत्सव और मेले हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे उड़ीसा में अभी शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया, और असम में ही अभी बैखो त्योहार मनाया गया था। असम में ही बिहू महोत्सव मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो बिहू, बैखो और अंबुबाची ये असम से याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में उन्मेष नाम का अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव मनाया गया, जो कि सबसे बड़ा होता है। एपीडा ने बहरीन में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया, और बेल्जियम में भी दोस्तों अभी मैंगो फेस्टिवल आयोजित कराया गया इंडिया में मैंगो को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा अभी एप्पल फेस्टिवल भी मनाया गया था। कहां पर मनाया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल मनाया गया था। उड़ीसा के पुरी में दोस्तों अभी लोक मेला 20वां लोक मेला मनाया गया, और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने ज्योतिर्मय उत्सव का शुभारंभ किया है। गोवा में साओ जुआओ उत्सव मनाया गया है। क्लियर है। अगला, हाल ही में किस देश को कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य के रूप में चुना गया? तो अभी हाल ही में टोगो और गैबॉन
इन दोनों देशों को दोस्तों कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य के रूप में चुना गया है। यानी अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज में दो और नई कंट्रीज जुड़ गई हैं, गैबॉन और टैगो। तो चलिए वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखा देता हूं ये टैगो और गैबॉन है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से मैंने आपको बताया वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो अफ्रीका के वेस्ट में पहुंच जाइए तो यहां पर आपको दिख जाएगा गैबॉन। ये जो कंट्री है ये है गैबॉन। इसके बाद आप यहां पर देखोगे तो यहां पर है टैगो, ठीक है, घाना के पास में है टैगो, ये छोटा सा देश है टैगो। तो ये टैगो और इधर वाला ये गैबॉन, इन दोनों देशों को कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अब मिल गई है हिस्सेदारी, यानी कि वहां पर इन्होंने मेंबरशिप हासिल कर ली है। इतना क्लियर है। तो अब कॉमनवेल्थ में कितने सदस्य हो गए? टोटल 56 सदस्य हो गए। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1926 में स्थापना हुई थी। इसके बारे में पहली बार बातचीत शुरू हुई थी। यहाँ की अध्यक्ष कौन है या कहें सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है पैट्रिका स्कॉटलैंड। कौन है? पैट्रिका स्कॉटलैंड। गैबॉन के राष्ट्रपति कौन है? अली बेंगो। और यहां पर टैगो के राष्ट्रपति कौन है? फाउर ग्नासिंग्बे। कौन? फाउर ग्नासिंग्बे। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो 2022 में दोस्तों जो होने वाला है ये बर्मिंघम में हुआ इंग्लैंड में, 2026 का ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2018 वाला जो हुआ था ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये भी हुआ था। क्लियर है? कॉमनवेल्थ यहां पर आप याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ एक ऐसा देश का संगठन है दोस्तों जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा था। ओके, तो उन देशों का ये संगठन है कॉमनवेल्थ। अगला, हाल ही में IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने 2022 के लिए संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? यानी IWF के संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं 2022 के लिए? तो वो बन गए दोस्तों मोहम्मद जलूद। कौन बन गए हैं? मोहम्मद जलूद। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है IWF चूजेस मोहम्मद जलूद एज प्रेसिडेंट फॉर 2022, यानी 2022 के लिए इन्होंने प्रेसिडेंट इनको चुन रखा है। अब इन्हीं के साथ 11 और सदस्य जो हैं इनको कार्यकारी बोर्ड में जोड़ा गया है। हालांकि बड़ा पद तो मोहम्मद जलूद ही है। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ या कहें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में बात करें अगर, तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1905 में। इसमें इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। 192 कंट्रीज जिसे वर्तमान में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कुछ और भी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, उनका भी रिवीजन कर लो। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SL थाउसेन दोस्तों SSB के महानिदेशक बनाए गए। राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक। जुल्फिकार हसन ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। ए मणिमेखलाई ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD। मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तपन कुमार डेटा ये IB के नए महानिदेशक बने हैं। दिनकर गुप्ता NIA के नए अध्यक्ष बने हैं और परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। वहीं SS मुंद्रा BSc के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिए हैं। नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बन गए हैं और भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया अनिल खन्ना को। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बार बार रिविजन करना है। अच्छा, ग्रुप डी का दोस्तों बैच है GS प्लस करंट अफेयर बैच और प्लस साइंस बैच। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच के नाम से आपको मिल जाएगा। मात्र 399 में आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगे, डिटेल PDF मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा और तो और आपको दोस्तों हर एक प्रकार के रिवीजन भी कराए जाएंगे, रिवीजन क्लासेस भी कराई जाएंगी, जिसमें आप NTPC का जो एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चन प्राप्त कर पाएंगे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में अश्वनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है एक ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी। डाक कर्मयोगी आप दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है आपको कि ये डाक जो कर्मचारी होंगे उनको ट्रेन करने के लिए है। डाक कर्मयोगी ई-लर्निंग पोर्टल है, यानी कि डिजिटली उनको लर्निंग देने के लिए ये पोर्टल है। डाक कर्मयोगी नाम है इसका। ये मेघदूत पुरस्कार समारोह के अवसर पर दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये किसके द्वारा? अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं और संचार मंत्री हैं, इनके द्वारा दिया गया है। क्लियर? 12 भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण, वीडियो और प्रश्नोत्तर यहाँ पर उपलब्ध होगा। अब ये चीजें मिशन कर्मयोगी के तहत किया जा रहा है। हाल ही में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता? तो दीपक पूनिया ने दोस्तों जीता है ब्रॉन्ज मेडल। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, विंस ब्रॉन्ज अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। क्लियर? ये कहां से हैं? तो देखो दीपक पूनिया हूं चाहे दोस्तों और कौन है? बजरंग पूनिया, ये दोनों हरियाणा से हैं।
किर्गिस्तान के बिस्केक में अभी आयोजित हुआ था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 23 और इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। टोटल 8 मेडल आए हैं इंडिया को, 4 तो मिले हैं गोल्ड मेडल। भारत फ्री स्टाइल मेंस टीम ने 188 अंकों के साथ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भी जीत ली हुई है। वहीं भारत पहले स्थान पर, किर्गिस्तान दूसरे स्थान पर रही थी अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में। ओके, अगला, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता वरिंदर सिंह का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? वरिंदर सिंह दोस्तों ये हॉकी से संबंधित थे और इन्होंने अपनी टीम को जिताया था एक बार गोल्ड मेडल, ओलंपिक में मेडल जिताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हॉकी प्लेयर वरिंदर सिंह पासेस अवे। तो जब 1975 में कुआलालंपुर में पुरुष हॉकी विश्व कप था तो फिर गोल्ड मेडल उसमें जीती थी टीम इंडिया और उसमें ये हिस्सा थे, टीम का अहम हिस्सा माना जाता था इनको। वरिंदर जी 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में भी हिस्सा रहे भारत के, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा भारत को। ठीक है, 2007 में इनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया वरिंदर सिंह जी को। तो इनका फिलहाल अभी निधन हो गया है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दो। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। LIC के अध्यक्ष MR कुमार थे। GST संविधान संशोधन विधेयक लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य असम था। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। जोमेटो के CEO कौन है? अगला, 200 मीटर की दौड़ में सबसे पहली तेज भारतीय महिला धावक कौन है, यानी पहले नंबर पर कौन है, ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, वहां से सॉल्व कर लेना। साइको का टेस्ट का नया बैच आया हुआ है। जिन जिन भाई बंधुओं को ये बैच ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप कर दें, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। तो साइको का बेहतरीन आपका तैयारी कराया जाएगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कल, आप जाइए चैनल पर देखिए। वो वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है जो भी चीजें होंगी। ठीक है, साइको टेस्ट में। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में दोस्तों। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।